देखिए, बड़ी अजीब सी बात थी और मुझे आसिफ चौधरी साहब पे जो है एक राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण और बिना तथ्यों की जानकारी ली, एक राष्ट्रीय पार्टी, और उन्होंने कहा कि 130 करोड़ ही नहीं, पूरे विश्व में जो भारत देश है उसकी जो ख्याति है, जिस भगवान राम के नाम पे आपने केवल एक अपने बयान से जो है खराब कर दी कि वहां पर आस्था के प्रति किस तरह का खेल होता है। केवल आपने ये भी कोशिश नहीं की राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कि हम इसकी जानकारी तो कर लें। आपने 2 ट्वीट किए कम से कम, बहन प्रियंका जी, भाई राहुल जी जाकर के एक बार अयोध्या जाए थे और उनसे पूछ लेते, ट्रस्ट तो ट्रस्ट है ना, 130 वही राम आपके वही राम हमारे, तो फिर जब राम एक है तो फिर आप में अंतर क्या था, उस ट्रस्ट में दिक्कत क्या थी पूछने में, आप पूछ लेते कि भाई कहां परेशानी आई। अब मैं एक चीज का जवाब देता हूं, 2011 में ये जमीन जो थी वो किसी हिंदुओं की नहीं थी जेपी शर्मा साहब, ये आलम परिवार की जमीन थी, पुश्तैनी जमीन थी जो आलम परिवार के पास है। और आलम परिवार से जो इरफान अंसारी थे, जिसको नंदे अंसारी भी कहते हैं, नंदे अंसारी, कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने बाकायदा 4 मार्च 2011 को जिसके डॉक्यूमेंट जो है, जिस समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए 2011 में जो उनके लगभग उनकी सरकार होगी, अभी इसकी सरकार होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर नहीं थी। 2011 में जो है उस टाइम पर जो है एक सेल डीड बाकायदा जो है तैयार हुई और सेल डीड का बाकायदा उसमें उल्लेख हुआ। उसके बाद लगभग बिल्कुल पूरे 3 वर्ष होने के बाद, क्योंकि 3 वर्ष का जो है सेल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद जो है उसमें आनाकानी हो सकती है, वो जो है इनवैलिड हो सकता है। 4 मार्च 2014 को रिव्यू हो जाता है और 4 मार्च के बाद 2017 में रजिस्ट्री भी हो जाती है, बाकायदा रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड होने के बाद उसके जो पेपर्स हैं वो रजिस्ट्री होने के बाद, लेकिन 2017 में ही आलम परिवार के जो एक व्यक्ति थे वहीद आलम, उन्होंने जो है उसको वक्फ बोर्ड की मांग करके उस पर जो है केस दर्ज करा देते हैं और सरकार जो है उस पर स्टे कर देती है। सरकार जो है केवल केस नहीं चलता, स्टे कर देती है कि आप जो है इस जमीन की खरीद फरोख्त आप नहीं करेंगे इसके बाद में, और इसकी जो है ना रजिस्ट्री होगी ना ये होगा। और 2017 के बाद में जब वो 2020 में खत्म होता है तो उसके बाद में, उससे पहले जो है एक एग्रीमेंट जो है, केवल सेल एग्रीमेंट नहीं था लेकिन एक एग्रीमेंट लोगों के बीच में होता है जो बाद में खारिज हुआ उसी पेपर की चेन में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति दोबारा से इस जमीन के ऊपर अपना कब्जा या कहीं परेशानी नहीं खड़ी करे, पूरी की पूरी चेन होने के बाद एक ही साथ बाकायदा दोनों की द्वारा रजिस्टर्ड हुई। एक पहले रजिस्टर्ड हुई 2 करोड़ की जमीन को 5 करोड़ 80 लाख की जो डीएलसी बनती थी उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी प्लस इनकम टैक्स जो भी होगा वो जो है वो लोग भरेंगे। उसके बाद 18.5 करोड़ में से लगभग 2017 के बाद आप मानते हैं तो 18.5 करोड़ में से 3.5 करोड़ यदि उसका जो इंडेक्सेशन वैल्यू हटा भी दें अपन, तो करीबन 15 करोड़ पे जो है 20% सीधा जो है प्लस सरचार्ज, ये करीबन जो है 3 करोड़ से ऊपर बैठेगा। वो इनकम टैक्स और ड्यूटी, क्योंकि भगवान राम का काम था, इसलिए कहीं भी इसमें कोई भी चीज ना सरकारों से ना किसी से भी कोई काम जो है ऐसा नहीं हो कि किसी टैक्स की चोरी कर ली गई या किसी चीज की जो है बचा लिए गए, इसलिए जो है पूरे पारदर्शी से इतनी पता नहीं किसी को समझ में आया नहीं आया। दर्शक को मेरे को तो मोटी बात है, समझाइए आप क्या ये कहना चाहते हैं कि एक तो चैन क्लियर करने के लिए, दूसरी बात मार्केट की वैल्यू आमतौर पर नहीं, हमेशा डीएलसी रेट अलग होती है, मार्केट की रेट अलग होती है। इस पर तो मैं अभी और डिटेल में बात भी करूंगा, अवधेश को ऐसे भी सवाल करूंगा। उसका जो डिफरेंस था वो डिफरेंस एक्चुअली आप पर तोहमत बनकर लगा है, क्या ये बात है क्या? नहीं, देखिए जेपी शर्मा साहब 3 रेट है वहां। एक रेट है डीएलसी प्राइस जो है 5 करोड़ 80 लाख रुपए। एक प्राइस है जो है वहां की जो है जिसके ऊपर रजिस्ट्री हुई है 18.5 करोड़, और उसकी वर्तमान वैल्यू वहां पर बताई गई है, जो वर्तमान वैल्यू, क्योंकि कोई भी जो है आज भी कोई वैल्यू पे कुछ दिखता नहीं है। नहीं बताई तो छोड़ दीजिए ना, बताई तो पता नहीं 50 करोड़ बताई गई है, 100 करोड़ बताई गई है। आप तो मुद्दे की बात यह है इसमें कि 5 करोड़ रुपए डीएलसी है और आपने उस जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो आपने उसका अमाउंट जो है वो बढ़ा करके दिया है, चूंकि मार्केट की रेट वहां इतनी ही है, यही बात है ना। तो ये पैसा कैश में गया है, चेक में गया है? 24.5 करोड़ है, उसे कम में डील करी है, नेगोशिएशन करके कम में डील करी, ठीक, लेकिन डीएलसी से ऊपर डील की। हाँ। और उसमें 17 करोड़ रुपए का जो है आरटीजीएस से पेमेंट किया है। हाँ। कोई भी जो है जो रूल्स और रेगुलेशन है उसमें कहीं भी कोई जो है छूट और कोई जो है उसमें कंसेशन नहीं प्राप्त। ठीक है, इस पर बहुत बहस मोबाइल से हो चुके हैं हालांकि आरसी चौधरी साहब, लेकिन फिर भी ऐसा क्या ये बात इससे साफ नहीं हो जाती है कि पुराना एग्रीमेंट जितने अमाउंट का था उतने अमाउंट की लिखापड़ी हुई, रजिस्ट्री हुई, और रजिस्ट्री के बाद में इन्होंने जो मार्केट की रेट थी उसके हिसाब से पेमेंट किया, लेकिन चूंकि चेक से किया, भुगतान सारा चेक के जरिए हुआ, तो किसी तरह का गबन होने की या किसी तरह का पैसा किसी के जेब में चले जाने की कोई गुंजाइश बचती है क्या? हालांकि ये विषय जांच का विषय है और लंबी चौड़ी अगर होती है जांच तो जांच का विषय है, और नहीं तो कम से कम इतना तो है कि इसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये शुभा